दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम में सन 1941 में एक वाकया हुआ। वहां के एक पुलिस कांस्टेबल एल्बर्ट एक दिन अपने हाथों में गुलाब लेकर खेल रहे थे। तभी गुलाब का एक कांटा उनकी आंख के नीचे फेस के एक साइड पे चुभा और वो बिल्कुल भी हाइजेनिक नहीं था। इस कांटे की चुभन के बाद उनको घाव लगा और घाव धीरे धीरे पकने लगा। एल्बर्ट को इस पकने वाले घाव के साथ तेज बुखार चढ़ा और उनकी हालत बद से बदतर हो चली, मानो उनके पूरे शरीर में कोई टॉक्सिक चीज फैल रही हो। इसके बाद उनके फेस के एक हिस्से में ये इतना पक गया कि उनकी एक आंख निकालनी पड़ी। पूरी मेडिकल टीम हैरान थी, वो कुछ नहीं कर सकते थे। एक मामूली चोट के कारण एक इंसान की जान पर बनाई थी। दोस्तों, एल्बर्ट की हालत बहुत खराब थी और इस खराब हालत को सुधारने के लिए एक रिसर्च टीम उस हॉस्पिटल ने नियुक्त की और उस रिसर्च टीम ने 200 मिलीग्राम का एक द्रव्य इंजेक्शन के थ्रू एल्बर्ट को दिया और सिर्फ 24 घंटे के अंदर मिरेकल होना शुरू हो गया। एल्बर्ट अब अच्छा महसूस करने लगे, उनका बुखार उतर गया और उनका घाव भी धीरे धीरे सूखने लगा। इस पर हॉस्पिटल स्टाफ और एक्सपेरिमेंट करने वाली टीम बहुत खुश थी, लेकिन दिक्कत थी तो एक चीज की। रिसर्च करने वाली टीम के पास वो द्रव्य बहुत ही कम था। वो इस द्रव्य या यूं कहे कि दवा को एल्बर्ट के पेशाब से वापस निकालते और वापस कुछ कम मात्रा में देते, वापस निकालते और वापस देते। ऐसे कुछ 4-5 दिन तक चला और 5वें दिन ये दवाई खत्म हो गई। एंड ऑन द 15th मार्च 1941 में एल्बर्ट गुजर गए और ये दोस्तों एल्बर्ट के परिवार के लिए एक दुख की बात थी। हॉस्पिटल वाले भी इस पर दुखी थे, लेकिन आफ्टर ऑल ये प्रयोग सफल हुआ था और ये छोटा सा सफल प्रयोग पूरी दुनिया बदलने वाला था, क्योंकि दोस्तों वर्ष 1941 तक एक छोटी सी खरोच भी इंसान की जान ले लेती थी। और इतना ही नहीं, उस समय में कई सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऐसे थे जिनके आगे दुनिया घुटने टेक देती थी। एक मामूली चोट के बाद होने वाला इन्फेक्शन भी इंसान की लाइफ खराब कर देता। और ये सब कुछ करता कौन? सिर्फ एक चीज, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ये एक कोशीय जीव है और ये पृथ्वी के हर कोने में फैले हुए हैं। कुछ बैक्टीरिया इंसान के दोस्त भी है, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं दुश्मन बैक्टीरियाज की। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गोलियों से ज्यादा सैनिक बैक्टीरियाज के कारण मरे हैं, क्योंकि उनके घाव पक जाते, सड़ जाते और कई सोल्जर्स इसके कारण अपंग हुए हैं, तो बहुतों ने जान गंवाई है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बैक्टीरियाज क्या है, वो हम पर कैसे हमला करते हैं, इनको खत्म करने वाली मेडिसिन कैसे बनाई गई और उस मेडिसिन को हमें किस हद तक लेना चाहिए। तो मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप है द नॉलेज के साथ और हेल्दी नॉलेज के लिए द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि दुनिया में एंटीबायोटिक्स आई कहां से। तो एक स्कॉटिश फिजिशियन था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे सैनिकों को बैक्टीरिया के कारण मरते देखा और फ्लेमिंग ने एक रिसर्च शुरू कर दिया और इस रिसर्च में अनायास ही एंटीबायोटिक्स का जन्म हुआ। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में एक रिसर्च करने के दौरान ये देखा कि उसकी एक रिसर्च करने वाली डिश पर एक फंगस जमी हुई थी और जहां जहां ये फंगस फैली हुई थी वहां वहां सारे बैक्टीरिया मर गए थे। और अलेक्जेंडर को पता चला कि ये फंगस पेनिसिलियम जाति की है। और फिर क्या, इसके बाद दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक्स बनी जिसका नाम था पेनिसिलिन। दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सन 1928 में रिसर्च के दौरान इस दवाई का आविष्कार तो किया, लेकिन उसने रिसर्च टीम और लोगों तक पहुंचने में थोड़ा टाइम ले लिया और उसका इंसान पर एक सफल परीक्षण, जिस किस्से को हमने आगे डिस्कस किया, उसमें यानी कि सन 1941 में हुआ और इसके पश्चात एंटीबायोटिक का व्यापक उपयोग होना शुरू हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंटीबायोटिक्स काम कैसे करती है। दोस्तों, पहले तो आप ये समझ लो कि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया पर असर करती है, वायरसेस पर नहीं, क्योंकि ज्यादातर बैक्टीरियाज हमारे शरीर में दाखिल होते हैं, वो एंटर होते ही छुप जाते हैं, लेकिन वो हमारे सेल्स, हमारे कोष के तो बाहर ही रहते हैं। इसलिए हम ऐसी दवाई बना सकते हैं जो इन बैक्टीरियाज को खोज के उनका सफाया कर सके। लेकिन वायरस में दिक्कत यह है कि वायरस हमारे सेल्स में घुस जाते हैं, हमारे कोष के भीतर चले जाते हैं और इसके बाद वहां वो अपना डेरा जमा देते हैं। वो वहां पर ही वृद्धि करते हैं और ये सब वो हमारी बॉडी के सेल्स की मदद से करते हैं। और इसलिए वायरस के विरुद्ध एंटीबायोटिक बनानी बहुत ही हार्ड है।
क्योंकि अगर हम कोई ऐसी दवा बना देते हैं जो वायरस का सफाया करे तो डायरेक्टली वो पहले तो हमारे सेल्स का ही सफाया करेगी, और सेल्स के बिना हम जीवित कैसे रह सकते हैं। भले ही आज हमारे पास वायरल की दवाई ना हो, लेकिन हमारी इम्यून सिस्टम वायरस का सफाया तो करती ही है, और इस युद्ध में वो हमारे कोषों का भी सफाया कर देती है। इसलिए वायरल इन्फेक्शन खत्म हो जाने के बाद भी हमारी बॉडी में इतना डैमेज हुआ होता है कि कई बार कई इंसान मर जाते हैं। अब दोस्तों, इतना समझने के बाद ये जान लो कि एंटीबायोटिक्स मुख्य रूप से दो टाइप की होती है। एक होती है बैक्टीरिसाइडल, जो बैक्टीरिया का सफाया ही कर देती है, और दूसरी होती है बैक्टीरियोस्टेटिक, जो बैक्टीरिया को मारती नहीं लेकिन उनकी बढ़ने की गति कम कर देती है। दरअसल हमारे शरीर में जब बैक्टीरिया दाखिल होते हैं तो वो बहुत ही स्पीडी बढ़ने लगते हैं। इसलिए बैक्टीरियोस्टेटिक जैसी एंटीबायोटिक्स हमारे शरीर में उनकी वृद्धि को अटका देती है, और ये करना बहुत ही जरूरी होता है। जबकि बैक्टीरियासिडल एंटीबायोटिक्स दवाइयां ऐसी होती है जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया का ही सफाया कर देती है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि बैक्टीरियासिडल एंटीबायोटिक ही ले लेते हैं ना, बात खत्म। लेकिन अभी रुकिए, पिक्चर खत्म नहीं हुआ। दोस्तों, बैक्टीरियासिडल एंटीबायोटिक्स जो हमारे शरीर के बैक्टीरिया को मारती है, वो दरअसल बाहरी आक्रामककारी और हमारे शरीर के नुकसानकारक बैक्टीरिया का तो सफाया करती ही है, लेकिन वो हमारे शरीर के फ्रेंडली बैक्टीरिया को भी मारती है। हमारी स्किन में, हमारे पेट में, हमारी आंत में, हमारी पूरी बॉडी में कई ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायी है। इन बैक्टीरियाज के बिना भी हमारा जीवन मुमकिन नहीं है। फूड को पचाने से लेकर कई हमारे जैविक कामों में ये बैक्टीरियाज मदद करते हैं, और ये एंटीबायोटिक्स हमारे इन बैक्टीरिया का भी सफाया कर देती है। इसलिए एंटीबायोटिक्स बहुत ही जरूरी हो तभी लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक्स के नुकसान, वैसे तो दोस्तों बहुत ही जरूरी और जहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा हो हमें एंटीबायोटिक लेनी चाहिए, लेकिन उसका पर्याप्त और पूरा कोर्स करना जरूरी होता है। होता यूं है दोस्तों कि ज्यादातर लोग जब डॉक्टर 5 या 6 दिन की एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करता है, तब 3 या 4 दिन में रोग के लक्षण खत्म हो जाने के बाद वो इंसान एंटीबायोटिक्स लेना छोड़ देता है। और प्रॉब्लम ये हो जाती है कि यहाँ पर कुछ बैक्टीरियास निष्क्रिय हालात में भी हमारे शरीर में फंसे रहते हैं, जो पूरा डोज न लेने के कारण बच गए थे। ऐसे बैक्टीरियास अपनी अगली पीढ़ी को म्यूटेट करते हैं, और फिर इस नई जनरेशन पे उस एंटीबायोटिक का असर नहीं होता है जो आपने पहले ली थी। मतलब ये बैक्टीरियास की एक नई आवृत्ति होती है। और दोस्तों, इसी म्यूटेशन के कारण जब से एंटीबायोटिक्स आई है तब से शुरू हो गया है मानव और बैक्टीरियास के बीच का महायुद्ध। और इस युद्ध से बचने के लिए कई फार्मा कंपनियां बहुत ही ओवरडोज की एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए मजबूर हो चुकी है, क्योंकि नई जनरेशंस के बैक्टीरियाज को मारने के लिए हार्ड एंटीबायोटिक्स का बनाना जरूरी होता है, और ऐसी हार्ड एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी को भी नुकसान करती है। अभी परिस्थिति ये आन पड़ी है कि हमारे पास और एंटीबायोटिक्स बनाने के ज्यादा विकल्प नहीं है, और इसके लिए जिम्मेदार है हम इंसान खुद। और ऐसे हालात में डॉक्टर्स को एंटीबायोटिक्स तभी लिखनी चाहिए जब इसकी आवश्यकता हो, और मरीज को भी एंटीबायोटिक्स का पूरा डोज खत्म करना चाहिए, भले ही उसके रोग के लक्षण बहुत पहले ही जा चुके हो। दोस्तों, बैक्टीरियाज भी वायरस जितने ही खतरनाक होते हैं, और इंसान और बैक्टीरिया के इस युद्ध में बचने के लिए लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके रिगार्डिंग अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।